डाउट्स के अलावा कुछ मत बोलना। एक ना मेरे को कल ऋषिका ने डाउट पूछा था, एरिक IBr2 नेगेटिव की शेप। ओके, अब देखो स्टेप 1 लोन पेयर निकाले इसने। स्टेप 1 लोन पेयर निकालना होता है हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर, और क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो +1। तो यू गाइज नो दैट आयोडीन बिलोंग्स टू फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन फैमिली 17th ग्रुप का है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 7। IBr2 के फॉर्मूले से पता लग रहा है कि हाउ मेनी बॉन्ड इट इज मेकिंग 2, सो बॉन्ड पेयर की वैल्यू भी कितनी हो गई 2 +1। तो यहाँ से 5 + 1 6 3 लोन पेयर आ रहे हैं। ओके, अब ऋषिका ने स्टेप 2 में क्या किया, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करें, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। लोन पेयर 3 निकले हैं, बॉन्ड 2 5। अब अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी जब टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो ज्योमेट्री क्या होती है, 3 ट्राइंगल में, एक ऊपर और एक नीचे। दैट मीन्स द एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। नाउ व्हाट मिस्टेक शी इज मेकिंग, इसने क्या किया, 3 ट्राइंगल में रखने थे, एक ऊपर और एक नीचे। इसने क्या किया, लोन पेयर की प्लेसमेंट एक इधर रख दी और 2 एक्सियल पे रख दी, और Br इधर रख दिया, तो उसकी शेप आ रही है बेंट, विच इज रॉन्ग। वाई? अब देखो, नो डाउट मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई है कि हमारी प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि हम लोन पेयर जो होते हैं एक्सियल पोजीशन पे ना रख के कौन सी पोजीशन पे रखें, इक्वेटोरियल पोजीशन। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इज कि अगर आपने लोन पेयर गलत जगह प्लेस कर दिए तो आपकी शेप पूरी गलत आएगी। अब तक सब कुछ सही चल रहा था, आपने लोन पेयर बिल्कुल सही कैलकुलेट करे, 3 निकल के आए, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर भी आपने निकाल लिए कि 3 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर 5, ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री भी एक्सपेक्ट कर ली कि 3 ट्राइंगल में रहेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता लग रहा कि लोन पेयर मैं कहाँ रखूँ, आपने अपने हिसाब से 3 लोन पेयर कहीं भी रख दिए तो शेप बेंट आ गई। लेकिन इसका रियल आंसर क्या था, आपको 3 लोन पेयर कहाँ पे प्लेस करने दे, यस गाइस, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो ऑटोमेटिकली Br कौन सी पोजीशन पे चले जाएंगे, एक्सियल। तो अब आपको लोन पेयर दिखते तो है नहीं, तो आपको क्या दिख रहा है, लाइन दिख रही है। क्या दिख रही है, लाइन। तो शेप क्या निकल के आ गई, लीनियर। लेकिन ऋषिका क्या गलती कर रही थी कि वो लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पे रख रही थी, जिसकी वजह से उसके Br वाले इस पोजीशन पर आ रहे थे और शेप बेंड। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इज कि अगर आपको लोन पेयर सही जगह प्लेस करने नहीं आएंगे तो आपकी सारी शेप रॉन्ग प्रेडिक्ट होगी। तो यू शुड ऑलवेज नो कि लोन पेयर कहाँ रखने हैं। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में हमारी प्रेफरेंस यही रहती है कि हम लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखें और ऊपर और नीचे ना रखें, क्योंकि जो ऊपर और नीचे होती है वो एक्सियल पोजीशन है, वहाँ पे तो पहली रिपल्शन ज़्यादा मिलती है एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, और आपने लोन पेयर ऊपर नीचे रख दिए तो आपकी सारी जो वेस्पर थ्योरी का बेस है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर प्लेस्ड एट दैट पोजीशन जहाँ पे उनको मिनिमम रिपल्शन मिले। क्या मिले, वेस्पर थ्योरी का क्या मतलब है, जो ये वेस्पर थ्योरी शेप प्रिडिक्ट कर रही है उसका बेस क्या है, वो इसी बेसिस पे बनी हुई है ना, कि डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर वो इलेक्ट्रॉन पेयर को उन पोजीशन पे रखने की कोशिश करती है, सो दैट दे शुड फेस मिनिमम रिपल्शन एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तभी जब 2 लोन पेयर होते हैं वो उनको लीनियर पे रख देती है, 3 होते हैं तो ट्राइगोनल प्लानर पे रखती है। तो दैट इज द थिंग। बट आई एम हैप्पी कि पीपल आर सॉल्विंग क्वेश्चंस एट होम एंड एट नाइट शी इज सेंडिंग मी दिस पिक्चर कि मैम मेरी शेप ये निकल रही है, बुक में इसका आंसर ये है। तो दैट इज द थिंग, सी यू गाइज आर मीटिंग मी फॉर 1 आवर, तो समटाइम्स इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप अपने सारे डाउट्स पूछ सको। तो द टाइम एट व्हेन यू आर स्टडिंग एंड यू आर फेसिंग एन इशू, उसी टाइम पे मुझे मैसेज कर दिया करो कि मैम अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अ शेप बट बुक में ये निकल रही है, व्हाट इज द रीज़न। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी करके अपने डाउट्स क्लियर करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। अब चैप्टर नंबर 4 में हमने 2 मेन टॉपिक्स कर लिए हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जिसके 5 मार्क का क्वेश्चन आपको पक्का आता है, एंड मैंने अपनी तरफ से एक्सप्लेन किया था, बट फिर जो मैंने लास्ट ईयर जितने भी स्कूल के क्वेश्चन पेपर भेजे थे और मैंने बोला था कि उन क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडीज़ वो सॉल्व करके देखो। ठीक है, एक बच्चे की असाइनमेंट, टीशा की असाइनमेंट मेरे को अच्छी लगी थी, बाकी जिन बच्चों ने करी है ठीक है, नहीं तो वो सॉल्व करो। जब तक वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा। ठीक है,
वेस्पर थ्योरी के भी हमने सॉल्व क्वेश्चन कल मैंने बोला था, सो मेनी स्टूडेंट्स वर नॉट देयर कल, तो आई होप आपने वो सारे सॉल्व एग्जाम्पल प्रदीप के सॉल्व करके लिखे होंगे। और यू नो बुक में मुझे नहीं पता, लेकिन द वे आई हैव टोल्ड यू, यू हैव टू डू इट लाइक दिस। पहले स्टेप 1 लोन पेयर आपको कैलकुलेट करने हैं, फिर आपको टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर करने हैं, फिर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 5 बन रहे हैं तो उसके हिसाब से ज्योमेट्री क्या एक्सपेक्ट करनी है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। 6 बन रहे हैं तो शेप क्या बन रही है, ज्योमेट्री क्या एक्सपेक्ट करनी है, ऑक्टाहेड्रल। सो पता है क्या, वो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके माइंड में इतने स्टेप्स बैठ जाएंगे कि अगर आपको कोई भी शेप आ गई, कोई भी ऐसे रैंडम मॉलिक्यूल आ गया एग्जाम में, यू विल नॉट बी फ्राइटेंड कि मेरे को तो इसकी शेप पता ही नहीं है। यू विल जस्ट फॉलो द प्रोसीजर। आप स्टेप 1 लोन पेयर निकालोगे, आप स्टेप 2 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट निकालोगे, उसके अकॉर्डिंग ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करोगे। अगर कुछ लोन पेयर है उनको लोन पेयर को प्लेस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको शेप दिखने लग जाएगी कि ये लीनियर बन रही है या सीसॉ बन रही है या बेंट बन रही है, राइट। सो दैट वाज द थिंग, ठीक है। आज मैंने जो चैप्टर 4 के बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको फटाफट ख़त्म करवाना है, ठीक है। साथ साथ हम उनके क्वेश्चंस भी देखते रहेंगे जो लास्ट ईयर आए हुए हैं, ठीक है। सो 1 वाज हाइब्रिडाइजेशन, तो मैं फटाफट हाइब्रिडाइजेशन का क्विक ओवरव्यू देके फिर मैं आऊँगी डाइपोल मूवमेंट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हैं चैप्टर 4 के जो हम निगलेक्ट करते हैं कि यार 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बट डाइपोल मूवमेंट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बहुत अलग अलग टिपिकल क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मुझे आज वो 2 टॉपिक्स लेने हैं, ठीक है। तो पहले मैं फटाफट आपको हाइब्रिडाइजेशन का क्विक ओवरव्यू दे देती हूँ, ओके। ओके, सो हाइब्रिडाइजेशन क्या था। हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने CH4 कार्बन का एग्जाम्पल लिया था कि जैसे कार्बन है, अगर आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे 1s2 2s2 2p2, है ना। अगर वो अपना एक इलेक्ट्रॉन 2s का प्रमोट कर भी देगा 2p में, तो सिचुएशन ये होती है कि कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2s में पड़ा था और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2p में पड़े थे, यानी कि कार्बन वांट्स टू मेक 4 बॉन्ड क्योंकि उसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। तो साइंटिस्ट ने जो इमेजिनेशन करी वो ये थी कि जब कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड हाइड्रोजन का 2s ऑर्बिटल के साथ बना रहा है। 2s की शेप क्या होती है, स्फेरिकल। 2s की शेप क्या होती है, तो साइंटिस्ट इमेजिन कर रहे थे कि एक बॉन्ड स्फेरिकल शेप के साथ बनता हुआ नजर आएगा, दूसरा हाइड्रोजन 2px के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो p की शेप डम्बल होती है x एक्सिस में, तो एक बॉन्ड हमें डम्बल शेप के साथ बनती हुई नजर आ रही होगी, एक शेप हमें py के साथ बनती हुई नजर आ रही होगी y एक्सिस में। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रैरी क्या हुआ कि जब साइंटिस्ट ने CH4 की शेप देखी तो कार्बन के चारों ऑर्बिटल सेम नजर आ रहे थे। ऐसा नहीं था कि एक ऑर्बिटल 2s की वजह से गोल नजर आ रहा था, एक ऑर्बिटल 2px की वजह से x एक्सिस में नजर आ रहा था, ऑल द 4 ऑर्बिटल्स वर आइडेंटिकल। तो साइंटिस्ट ने इमेजिन किया कि क्या हुआ होगा कि जब भी कोई एटम बॉन्ड बनाता है उससे पहले जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं जिन ऑर्बिटल्स में, वो ऑर्बिटल्स अलग होते हैं, क्योंकि एक ऑर्बिटल s है उसकी शेप अलग होगी, एनर्जी अलग होगी, एक ऑर्बिटल p है उसकी शेप अलग होगी। तो एटम क्या करता है, उन सारे ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग कर देता है। इन चारों ऑर्बिटल्स की 2s 2px 2py 2pz, ये चारों ऑर्बिटल जो बॉन्ड बनाना चाहते हैं प्रायर टू बॉन्डिंग उनकी इंटरमिक्सिंग कर देगा, ताकि अब जो 4 ऑर्बिटल निकल कर आए वो एक जैसे हों। ऐसा ना हो कि एक को हम 2s बोलें, एक को हम 2px बोलें, हम उनको बोलेंगे sp3, उनको हम क्या बोलेंगे, sp3, क्योंकि वो जो 4 ऑर्बिटल हैं वो किनकी इंटरमिक्सिंग की वजह से बने हैं, एक s और 3 p। सो दिस प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग, जिसको हम दिखाते कैसे, ऐसे डैश डैश, जब मैं ये डैश डैश बना रही हूँ आपको समझ आ जाना चाहिए मैं इंटरमिक्सिंग कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ, इंटरमिक्सिंग। किसकी इंटरमिक्सिंग कर रही हूँ, एक 2s एटॉमिक ऑर्बिटल की और एक 2px 2py 2pyz एटॉमिक ऑर्बिटल की। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट शेप एंड साइज इन ऑर्डर टू जेनरेट न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, ताकि अब जो नए सेट ऑफ ऑर्बिटल्स निकल कर आए वो एक जैसे हों। ऐसा ना हो कि एक 2s वाला हो एक 2px वाला हो। दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मैंने तुम्हें बोला कि मिक्सिंग कैसे दिखाएंगे, एक s की मिक्सिंग हो रही है तो मैंने एक गोल बना दिया, एक px की मिक्सिंग हो रही है तो मैंने एक p ऑर्बिटल x एक्सिस में बना दिया, एक py की, एक pz की।
यहाँ से आपको शेप्स भी याद हो रही हैं, कल को आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए ड्रॉ द शेप ऑफ एस, आधे बच्चों को आती नहीं होगी। व्हाट इज द शेप ऑफ एस गाइस? स्फेरिकल। व्हाट इज द शेप ऑफ पी? डम्बेल। पी एक्स आएगी तो एक्स एक्सिस में, पी वाई आएगी तो वाई एक्सिस में, पी जेड आएगी तो। नाउ व्हाट हैपेंड, इन चारों ऑर्बिटल्स को हमने मिक्सी में डाल दिया। यू डू नॉट हैव टू शो दिस, ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर कल को आपको हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करने आएगी, ये आपके लिए ये मत भी दिखाना। अगर आपने सिंपल ऐसे डैश 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 बना दिया, दैट मीन्स आपने हाइब्रिडाइजेशन शो कर दी। सच में ये तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि इंटरमिक्सिंग का मतलब क्या है। अब क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन की वन ऑफ द पॉइंट है कि अगर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग हुई है तो इंटरमिक्सिंग करने के बाद जो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो भी 4 निकलेंगे। This is a rule of hybridization, that the number of atomic orbitals that went into the process of hybridization is equal to the number of hybrid orbitals. अब कितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जा रहे थे? 4। एक 2s वाला, एक 2px वाला, एक 2py वाला और एक 2pz वाला। अब हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद ऑर्बिटल निकलेंगे भी कितने? एंड वेस्पर थ्योरी से तुम्हें पहले ही पता है कि जब 4 ऑर्बिटल्स निकलते हैं बॉन्ड बनाने के लिए तो वो अपने आप को कौन सी शेप में अलाइन करते हैं? टेट्राहेड्रल। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को 1 2 3 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को टेट्राहेड्रल शेप में बना दिया। Who will tell me sitting over here कि ठीक है मैंने चारों ऑर्बिटल्स को टेट्राहेड्रल पोजीशन में लगा दिया। इस डायग्राम से कहाँ से पता लग रहा है कि ये जो चारों ऑर्बिटल है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल है? स्मॉल लोब्स। वेरी गुड। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल की पहचान क्या होती है कि उसमें एक पॉजिटिव लोब होता है बड़ा और एक स्मॉल लोब होता है। नेगेटिव लोब छोटा क्यों होता है? उसका कारण देखो, जब आप 4 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन कर रहे थे, एस में तो सिर्फ पॉजिटिव ही होता है। अगर तुम्हें शेप पता हो, जो ऑर्बिटल्स आप हाइब्रिडाइज कर रहे हो वो कौन सी हैं? एक एस। अब एस में तो सिर्फ पॉजिटिव होता है, पी एक्स में एक पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी, पी वाई में भी एक पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी, पी जेड में। अब तो मुझे एक बात बताओ, तो चारों ऑर्बिटल्स जो तुम हाइब्रिडाइजेशन में डाल रहे हो उसमें पॉजिटिव लोब ज्यादा है या नेगेटिव? इसमें पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है, इसमें सारी क्या है? पॉजिटिव। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल निकल कर आएगा उसमें पॉजिटिव लोब ज्यादा रहेगा, नेगेटिव लोब। सीधी सी बात है, प्याज और टमाटर की चटनी बना रहे हो, प्याज 4 डाल रहे हो, टमाटर 2 डाल रहे हो, तो उसमें प्याज का कंटेंट ज्यादा दिखेगा या टमाटर का? ऑब्वियसली आप प्याज ज्यादा डाल रहे हो। कांदा ज्यादा डालोगे तो कांदा ज्यादा दिखेगा, टमाटर ज्यादा डालोगे तो टमाटर। प्याज महाराष्ट्र हूँ तो नहीं, लेकिन मेरे लेक्चर्स इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे तभी मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है? हैं? नहीं तुम तो मेरे, चलो एनी हाउ। तो कहने का मतलब है इस डायग्राम में अगर तुमने 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए लेकिन तुमने सिर्फ पॉजिटिव लोब बना दी और नेगेटिव लोब नहीं बनाई तो तुमने सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल की पहचान क्या होती है? इट हैज अ पॉजिटिव लोब, इट हैज अ नेगेटिव लोब। और इन चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल को मैंने टेट्राहेड्रल पोजीशन पे क्यों अलाइन किया? क्योंकि हम वेस्पर थ्योरी पढ़ चुके हैं कि जब भी 4 ऑर्बिटल बॉन्ड बनाते हैं दे अलाइन देमसेल्फ एट एन एंगल ऑफ 109 पॉइंट एंड द शेप इज नोन एज टेट्रा। बस, तो ये हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। बट दिस इज द फर्स्ट टाइप, sp3। ये पहली टाइप है sp3, क्योंकि इसमें एक s और 3 p हाइब्रिडाइज कर रहे थे। लास्ट ईयर ऑल्सो इन द क्वेश्चन पेपर, इफ आई शो यू द क्वेश्चंस, बिकॉज व्हाई आई टेक द रेफरेंस, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कि हाउ यू हैव टू प्रिपेयर। जो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर्स भेज रखे हैं, इसमें एक हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन जो मुझे दिखा था, दैट वाज in one of the question paper I saw a question that explain hybridization, the concept of hybridization, and explain its all the types.
राइट तो ये तुम देख लेना, चलो किस भी क्वेश्चन पेपर में है, पॉइंट ये नहीं है। तो पॉइंट ये कि अब हमने पहला हाइब्रिडाइजेशन अंडरस्टैंड कर लिया। डेफिनेशन क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ अटोमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज इन ऑर्डर टू जनरेट अ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी एंड सेम साइज। ठीक है, अब कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी थी कि कार्बन sp3 भी दिखाता है, sp2 भी दिखाता है और sp भी दिखाता है। तो मैं अब आपको 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो एक्सप्लेन कर रही हूँ, sp3, sp2, sp, वो कार्बन के एग्जाम्पल से करूँगी। ठीक है, जब कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो हमेशा उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। ये रट लो दैट व्हेनेवर कार्बन फॉर्म्स अ सिंगल बॉन्ड इट ऑलवेज विल हैव द हाइब्रिडाइजेशन sp3। उसका कारण ये है कि जब कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो टोटल कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं? 4, है ना। तो यानी कि ये कार्बन एक ये बॉन्ड बना रहा है और 3 बॉन्ड किसके साथ बना रहा है? हाइड्रोजन। तो डेफिनेटली अगर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है तो उसने अपना एक S और तीनों P यूज़ करे होंगे, है ना, क्योंकि अगर उसको 4 बॉन्ड बनाने हैं तो उसने अपना S ऑर्बिटल भी यूज़ किया होगा, PX ऑर्बिटल भी यूज़ किया होगा, PY भी यूज़ किया होगा, PZ भी यूज़ किया होगा। ठीक है, तो बाकी तो आपको पता ही है कि सबसे पहले कार्बन ने अपना 2s का इलेक्ट्रॉन प्रमोट किया होगा। ये इसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। जब S का इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर P में चला जाता है तो इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट में इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4। बट इन चारों की हमने क्या करनी है? हाइब्रिडाइज। अब जैसी हाइब्रिडाइजेशन हुई, इस हाइब्रिडाइजेशन इज नोन एज, क्यों sp3? क्योंकि एक S का और 3 P के हाइब्रिडाइज हो रहे हैं। अब कार्बन ने क्या किया? इस कार्बन ने sp3 हाइब्रिडाइजेशन करी, दूसरे कार्बन ने भी sp3 करी होगी, क्योंकि दोनों ही हम जो एग्जांपल कर रहे हैं उसमें 2 कार्बन है और दोनों ही सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है? इसकी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है? अब इस कार्बन का एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। जब भी 2 ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है हेड ऑन, कैसी ओवरलैपिंग होती है? हेड ऑन का मतलब है कि अलोंग द एक्सिस, तब सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। कौन से बॉन्ड बनते हैं? ऐसा ही कुछ यहाँ पे दिखाया है कि ये 2 कार्बन है, CH3 का फॉर्मेशन दिखा रहे हैं, ये कार्बन और ये कार्बन, ये दोनों ही sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे। तो इस कार्बन का sp3 और इस कार्बन का sp3, दोनों के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ने ओवरलैप किया हेड ऑन। इट्स नॉट लाइक परपेंडिकुलर, हेड ऑन का मतलब अलोंग द एक्सिस। और कैसा बॉन्ड बना? सिग्मा। अब इस कार्बन के टोटल sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने थे? 4। एक तो उसने यूज कर लिया, बाकी 3 बच गए। बाकी 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल उसने किसके साथ ओवरलैप करे? H के साथ। देखो ना, फॉर्मूला ही देखो, CH3। एक तो कार्बन अपना sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल किसके साथ ओवरलैप करेगा? दूसरे कार्बन के साथ। बाकी 3 किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? H। तो मैंने वही दिखाया डायग्राम में कि कार्बन के दूसरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल H के साथ ओवरलैप करेगा, ये वाला भी H के साथ, ये वाला भी H। सिमिलरली दूसरे कार्बन ने भी बाकी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल H के साथ ओवरलैप कर दिए। ये तो थी इथेन की बात। अब शेप क्या निकल के आई? टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल। अब आ गया इथीन। जब भी कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। कारण, जब कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे, डबल बॉन्ड को आप एक सिंगल यूनिट मानो, तो दिस इज समथिंग लाइक कि कार्बन टोटल 3 ही बॉन्ड बना रहा है, एक डबल और 2 सिंगल। तो अगर वो 3 बॉन्ड बना रहा है तो वो कितने ऑर्बिटल यूज करेगा? एक S के और 2, एक P को छोड़ देगा। Whenever carbon is forming a double bond, treated as like कि कार्बन एक डबल बना रहा है और 2 हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। तो अगर वो 3 ही बॉन्ड बना रहा है तो एक तरह से वो सिर्फ एक S और 2 P, 3 ही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करेगा और एक P को छोड़ देगा। एक पी को हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं करेगा। तभी जब मैं आपको बोलती हूँ ना कि आपको क्वेश्चन आते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच हाइब्रिडाइजेशन इज देयर, तो मैं तुम्हें बोलती हूँ कि जो तुम्हें स्ट्रक्चर बनाए होते हैं, जब भी तुम्हें कार्बन डबल बॉन्ड बनाता हुआ दिख गया, जब भी कार्बन आपको क्या बनाता हुआ दिख गया? डबल, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन आपने क्या बोली है? sp2। ऑलवेज दिस इज अ डेड श्योर। ऐसा नहीं है कि कभी होगा कभी नहीं होगा। इवन कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड बना रहा होगा, C डबल बॉन्ड हो कीटोन, तब भी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। अगर कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है तब भी उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। इसका कारण ये है कि जब कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है तो उसके लिए वो एक ही बॉन्ड बना रहा है और 2 H के साथ बना रहा है। तो अगर उसने 3 ही बॉन्ड बनाए तो उसने 3 ही ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज किया, एक S और 2
तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? अब ये P छूट गया, अभी जो P अनहाइब्रिडाइज है इसकी बाद में बात करेंगे। अब क्या हुआ, इस कार्बन ने अपने 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को ट्राइगोनल शेप में रखा। देखो ये ट्राइंगल शेप बन रही है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, जिसमें से इस कार्बन और दूसरे कार्बन ने आपस में हेड ऑन ओवरलैप करके कौन सा बॉन्ड बना लिया? आपस में हेड ऑन ओवरलैप करके कौन सा बॉन्ड बना दिया? सिग्मा। ऑल्सो कार्बन के जो बचे हुए 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे उन्होंने भी किसके साथ बॉन्ड बना दिया? H के साथ। इसके कार्बन ने भी H के साथ। अब देखो CH2 बन चुका है, सिग्मा बॉन्ड भी बन चुका है। अब ये जो तो डबल बॉन्ड में जो ये पाई बॉन्ड है ये कैसे बना? जो P कार्बन ने हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं किया था, क्योंकि जब कार्बन हाइब्रिडाइज कर रहा था तो मैंने तुम्हें बताया कि वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है, यानी कि उसने एक P छोड़ दिया था। अब वो P भी तो पड़ा होगा, ये मैंने पिंक कलर से दिखाया है। जब कार्बन ने अपने 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को यूज कर लिया सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, तो इसके अंदर जो एक P रह गया था उसके अंदर भी तो क्या पड़ा है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली दूसरे कार्बन के अंदर भी एक P रह गया था जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ था। इन दोनों ने साइडवेज ओवरलैप किया। साइडवेज ओवरलैप क्यों किया? क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर थे। जब भी कोई ऑर्बिटल एक्सिस के, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं तो वो हेड ऑन ओवरलैप नहीं कर सकते, वो साइडवेज ओवरलैप करते हैं। क्या करते हैं? तो जब भी साइडवेज ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड। तो जब डबल बॉन्ड होता है तो मैं बोलती हूँ ना कि डबल में एक कौन सा होता है? सिग्मा, एक कौन सा होता है? पाई। तो ये थी कहानी इथीन की। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब भी आप कार्बन को डबल बॉन्ड बनाते हुए देखते हैं तो आपके मन में क्लियरिटी होनी चाहिए कि कार्बन विल ऑलवेज शो sp2, यानी कि वो अपना एक 2s का और एक 2p को इन्वॉल्व करेगा। तो जब आपने हाइब्रिडाइजेशन होती हुई दिखानी भी है तो आपने 2s और 2p को इन्वॉल्व करना है और एक 2p को छोड़ देना है। ठीक है। अब जब दोनों sp2 हाइब्रिडाइज होंगे तो दोनों कार्बन के एक एक sp2 तो आपस में ही हेड ऑन ओवरलैप कर लेंगे, और जो उसके बाकी 2 sp2 थे वो किसके साथ बना लेंगे? H के साथ, क्योंकि CH2 डबल बॉन्ड CH2 H के साथ भी तो बॉन्ड बनाएंगे। बच क्या गया कि डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसी हुई? डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन ऐसी हुई कि जब कार्बन ने एक सिग्मा बॉन्ड बना लिया होगा तो कार्बन के अंदर एक P ऑर्बिटल, जो कि आप डिफरेंट कलर से दिखा दोगे या डैश डैश दिखा दोगे या उसको एरो बना के दिखा दोगे कि दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड, दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड। वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ बट वो एग्जिस्ट तो करता है ना, वो गायब तो नहीं हो गया, वो पड़ा तो होगा। तो वो आपस में क्या करने लगेगा? साइडवेज ओवरलैप। एंड साइडवेज ओवरलैप से जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है दैट इज नोन एज पाई बॉन्ड। तो अगर आपको आएगा कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ sp3 sp2 एंड sp विद एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बन, तो समझ आना कि आपको कार्बन का एक बार इथेन का एग्जाम्पल देना है, एक बार कार्बन का इथीन का एग्जाम्पल देना है, और लास्ट इज इथाइन। अब इथाइन में तो और भी बड़ी यूनिक बात, इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। ट्रिपल को उसने एक बॉन्ड माना और एक बॉन्ड वो किसके साथ बना रहा है? यानी कि एक तरह से इथाइन में कार्बन सिर्फ कितने बॉन्ड बना रहा है? 2, एक ट्रिपल और एक सिंगल। तो अगर कार्बन 2 ही बॉन्ड बना रहा है तो वो कितने ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज करेगा? 2 को ही, एक S को और एक P को। तभी मैं बोलती हूँ ना कि जब भी कार्बन आपको ट्रिपल बॉन्ड बनाते हुए नजर आ रहा हो तो आपको याद आ जाना चाहिए कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp ऑलवेज, क्योंकि जब वो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो उसके हिसाब से वो एक ट्रिपल और एक H 2 ही बॉन्ड बना रहा है, तो वो 2 ही ऑर्बिटल्स को इन्वॉल्व करेगा, बाकी 2 P को छोड़ देगा। 2 P को छोड़ दिया उसने। अब जब दोनों कार्बन ने जो कि ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं इथाइन में, अगर वो sp हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे हैं, sp की शेप क्या होती है? लीनियर। मतलब एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर होगा, एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर होगा, लीनियर, क्योंकि sp में दो ही ऑर्बिटल्स हैं। तो इसकी शेप क्या होगी? एक कार्बन दूसरे कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ हेड ऑन ओवरलैप करके कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा। और इस कार्बन का जो दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल था उसने किसके साथ बॉन्ड बना लिया? H के साथ, क्योंकि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, आपने सिर्फ C और C का बॉन्ड नहीं दिखाना, CH का भी दिखाना है। तो कार्बन का एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल तो दूसरे कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और उसके जो बचे हुए 2 थे H के साथ। अब ट्रिपल कैसे बना? ट्रिपल ऐसे बना जब कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ने हेड ऑन ओवरलैप कर लिया, इसके 2 P वो भी तो बचे पड़े हैं ना जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हुए थे, वो ये हैं।
एक पी वाई वाला और एक पी जेड वाला। एक वाई एक्सिस के लॉन्ग पी ऑर्बिटल है जो मैं रेड कलर से इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ था। ऐसे पी जेड वाला भी मैंने डिफरेंट कलर से शो कर दिया। दूसरे कार्बन में भी यही सिचुएशन है, वो भी एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल एसपी हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व कर रहा था, तो उसका भी पी एक्स और पी वाई और पी जेड वाला पड़ा हुआ था। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम साइडवेज ओवरलैप कर लें। इसके पी वाई ने दूसरे कार्बन के पी वाई के साथ साइडवेज ओवरलैप करके कौन सा बॉन्ड बना लिया, पाई। पी जेड ने भी दूसरे पी जेड के साथ साइडवेज ओवरलैप करके कौन सा बॉन्ड बना दिया। तो ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन में एक सिग्मा रहता है और एक सिग्मा रहता है और दो। तो आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, सिग्मा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच में कितने सिग्मा हैं, तो एक सिग्मा ये वाला। अब बच्चे यूजुअली एक सिग्मा एच वाला नहीं काउंट करते, जो कार्बन एच के साथ बॉन्ड बना रहा है वो भी तो सिंगल ही होगा, वो भी तो क्या होगा, तो ऑल द सिंगल बॉन्ड आर सिग्मा। तो एक सिग्मा कार्बन और एच का, एक सिग्मा इस कार्बन और एच का, दो सिग्मा हो गए। ट्रिपल में कितने सिग्मा है, क्योंकि दो तो पाई है, तो टोटल कितने सिग्मा निकल के आ गए, 3। पर बच्चे पता क्या बोलेंगे आंसर, मैम इसमें एक सिग्मा दो पाई है। वो तो ट्रिपल बॉन्ड टोटल पूछे तो आपने कार्बन और एच के भी तो काउंट करने हैं। व्हेनेवर पीपल आर काउंटिंग द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड दे यूजुअली डू व्हाट कि कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड को भी सिग्मा ले लेते हैं, ट्रिपल वाले में भी एक सिग्मा ले लेते हैं और कार्बन के एच बॉन्ड को काउंट ही नहीं करते। गाइस कार्बन और एच के बीच का सिंगल बॉन्ड भी तो सिग्मा से ही बना है, हेड ऑन ओवरलैपिंग से ही बना है। तो माय पॉइंट इज दैट व्हेनेवर यू आर काउंटिंग सिग्मा बॉन्ड नॉट ओनली काउंट कार्बन कार्बन बॉन्ड बट ऑल्सो काउंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। और पाई तभी आएंगे अगर उसमें आपको डबल या ट्रिपल दिख रहा होगा। अगर डबल है ही नहीं पूरे स्ट्रक्चर में और ट्रिपल है ही नहीं तो क्या कोई पॉसिबिलिटी है पाई की। पाई बॉन्ड तभी होगा अगर स्ट्रक्चर में आपको क्या दिख रहा होगा, डबल, क्योंकि डबल में एक सिग्मा होता है और एक, या अगर ट्रिपल होगा ट्रिपल में भी एक सिग्मा होता है, दो। बट अगर इंटायर स्ट्रक्चर में कार्बन 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 5 कार्बन है, बीच में सिंगल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है, डबल है ही नहीं ट्रिपल है ही नहीं, तो दैट मीन्स उसमें कोई पाई नहीं होगा। ठीक है, और ऐसे हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे, आप अपने नोट्स देखना कि इसमें सिग्मा कितने हैं पाई कितने हैं। ठीक है, ये देखो ये स्ट्रक्चर बनाया था हमने कि बताओ CH2Cl2 में कितने सिग्मा थे कितने पाई। तो कार्बन 2H के साथ बॉन्ड बना रहा है, 2Cl के साथ, इसमें कोई डबल या ट्रिपल तो है ही नहीं, तो चारों के चारों सिग्मा होंगे, देयर इज नो पाई। तो ये सारे क्वेश्चन आपने नोट्स में बना रखे होंगे। जब भी मैं बोलती हूँ कि नोट्स जब आप रिवाइज करते हो, क्योंकि नोट्स में सिर्फ थ्योरी नहीं कर रहे, व्हाट एवर द क्वेश्चंस वी हैव प्रैक्टिस दैट आर आल्सो देयर। तो जब आप नोट्स रिवाइज करते हो तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो ही जाते हैं। ठीक है, तो ये आप सीखना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो अगर कोई कार्बन डबल बॉन्ड बनाता हुआ नजर आ रहा है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2, डबल से 2, याद रखा करो। लेकिन अगर कार्बन इधर सिंगल बना रहा है इधर डबल, तब भी sp2। अगर वो एक भी, कई बच्चे बोलते हैं ना मैम इधर डबल बना रहा है बट इधर तो सिंगल बना रहा है, इट्स ओके। अगर एक भी डबल बना रहा है, अगर एक भी क्या बना रहा है, तो आपने उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 देनी है। क्या देनी है, कमिंग टू दिस कार्बन, ये सिर्फ क्या बना रहा है, ये सिर्फ सिंगल बना रहा है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, सिंगली बॉन्डेड कार्बन आर sp3, डबली बॉन्डेड कार्बन आर sp2 एंड ट्रिपली बॉन्डेड आर sp। तो आई होप आपको हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आई हैव जस्ट गिवन यू द ओवरव्यू। इसके बाद जो और एग्जांपल है जैसे PCl5 में फॉस्फोरस जब अपना इलेक्ट्रॉन प्रमोट करता है तो एक इलेक्ट्रॉन 3s में, 3 3p में, 3d में आ जाता है, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp3d, है ना। फिर एक एग्जांपल कहता है SF6 का, जिसमें सल्फर वाला अपना इलेक्ट्रॉन S वाला P में प्रमोट होता है, तो एक S में, 3 P में, 2 D में, तो sp3d2। एंड लास्ट एग्जांपल था IF7 जिसमें वो अपना इलेक्ट्रॉन प्रमोट करता है, तो एक S में, 3 P में, 3 D में, तो sp3d3। तो ये सारी हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स आप नोट्स में से रिवाइज कर लेना। ठीक है, मेन sp, sp2, sp3 तक था जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। Now coming to the topic of dipole moment and hydrogen bonding. MOT तो आ गई ना, MOT
MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यस। एनर्जी लेवल डायग्राम, आई होप ये तो बड़ी बार करा दिया। ओके, डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट के, हाँ जी, now first I will focus on dipole moment and hydrogen bonding, which are small topics, but I have seen lot of questions coming from those two topic, and then I'll come to resonance. Resonance थोड़ा बड़ा topic है, ठीक है। रेजोनेंस तो मुझे पता है कि बच्चे करके ही जाएंगे, क्योंकि रेजोनेंस इज ऑल्सो आई हैव सीन लॉट ऑफ टाइम कमिंग इन द क्वेश्चन पेपर्स। बट डाइपोल मोमेंट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे टॉपिक है जो बच्चा कहेगा यार 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बट आए हुए हैं क्वेश्चन। डाइपोल मोमेंट क्यों आया? कहते कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, नो कोवेलेंट बॉन्ड इज प्योरली कोवेलेंट एंड नो आयनिक बॉन्ड इज प्योरली आयनिक। कहने का भाव ये है कि जब आप कोई कोवेलेंट बॉन्ड कंसिडर करते हो, जैसे कि H2 जो तो सेम एटम्स के बीच में बना होता है, तो उसमें क्या होता है कि शेयरिंग होती है 2 इलेक्ट्रॉन की, और वो 2 इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली सेंटर में होते हैं, क्योंकि जितनी ताकत इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन को खींचने की है उतनी ताकत इस हाइड्रोजन की है। दोनों की जो पावर है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की वो सेम है, बिकॉज आप सेम एटम्स के बीच में बॉन्ड देख रहे हो। तो ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर यानी कि किसी एक एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं है कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, किसी दूसरे एटम की तरफ कम नहीं है कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। सो देयर इज नो पॉजिटिव नो नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स आर एग्जैक्टली इन द सेंटर। ऐसे बॉन्ड तो क्या रहते हैं? नॉन पोलर। लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्ड डिफरेंट एटम्स के बीच में बने होते हैं, जैसे कि HCl, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन Cl ने दिया, तो आइडियली होना क्या चाहिए था कि दोनों इलेक्ट्रॉन को सेंटर में होना चाहिए था। दोनों इलेक्ट्रॉन को किस में होना चाहिए था? लेकिन क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब बॉन्ड सेम एटम के बीच में नहीं है, एक एटम दूसरे एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यू नो दैट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बिलोंगिंग टू द 17th ग्रुप हैलोजन फैमिली, दे आर वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव। वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं। जैसे अब मान लो कि एक होमेश है और एक तुषार है, ये पिज्जा खा रहे हैं, कौन अपनी तरफ खींचेगा? यू नेवर नो, तुषार भी खींच सकता है ना। जो पतले लोग होते हैं वो दिखने में पतले होते हैं, बट उनकी पावर ज्यादा होती है। तो यू नो एक पिज्जा को जो एक तरफ जो ज्यादा खींचे उसकी पावर ज्यादा है। चलो जोक्स अपार्ट, सारे बैक टू द क्लास। यू नो यू गाइज विल रिग्रेट अगर आप सुनोगे नहीं, क्योंकि मैं सीधा क्वेश्चन पेपर के आपको क्वेश्चन सिखाऊंगे, यू नो यू विल। तो क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पार्शियल। क्यों आया? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए। और हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पार्शियल। सच अ बॉन्ड इज पोलर। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाने की वजह से क्या आ चुकी है? पोलैरिटी आ चुकी है, एक तरह से कुछ आयनिक कैरेक्टर आ चुका है वो कोवेलेंट बॉन्ड, हो शेयरिंग रही है, बट शेयरिंग होने के बावजूद भी उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है? और कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव नेगेटिव। अब साइंटिस्ट एक टर्म निकाली डाइपोल मोमेंट, ये देखने के लिए कि कौन सा बॉन्ड कितना पोलर है। ऑब्वियसली कई बॉन्ड बिल्कुल पोलर नहीं होंगे, कई होंगे, कई और ज़्यादा होंगे। तो चेक करने के लिए कि उनके अंदर कितनी पोलैरिटी आई है, वी इंट्रोड्यूस अ टर्म डाइपोल मोमेंट। हम क्या इंट्रोड्यूस करते हैं? जिनकी पोलैरिटी ज़्यादा होगी उनकी डाइपोल मोमेंट क्या होगी? ज़्यादा। जिनकी पोलैरिटी कम होगी उनकी डाइपोल मोमेंट 0 भी आ सकती है। अब डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं? उन्होंने कहा कि डाइपोल मोमेंट इज यूज्ड टू मेजर द पोलैरिटी एंड इट्स फॉर्मूला इज Q इंटू डी। मतलब जो चार्ज है, चाहे पॉजिटिव वाला ले लो चाहे नेगेटिव वाला, क्योंकि वैल्यू तो सेम ही होगी, एंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बट यू नो वॉट, डाइपोल मोमेंट इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी कि ठीक है तुमने मेजर कर दिया कि चार्ज कितना इनटू डिस्टेंस। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब ये भी मैटर करता है कि किस तरफ पोलैरिटी की डायरेक्शन है। अब देखो, जब तो सिंगल बॉन्ड है फिर तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि एक ही बॉन्ड है और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि HCl की डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? गाइज, पीपल हु आर टॉकिंग प्लीज लीव द क्लास। अगर मैं इसकी पोलैरिटी की डायरेक्शन पूछूंगी तो तुम पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे एरो बना दोगे, ठीक है? यहां तक समझ आ गया?
अब आगे चलते हैं, यूनिट्स क्या होंगी? डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? चार्ज इनटू चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। फिजिक्स पढ़ रहे हो ना? चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। डिस्टेंस की यूनिट मीटर। बट यूजुअली डाइपोल मोमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन डी बाई इज इट्स एसआई यूनिट, और एक डी बाई कितने कूलम मीटर के इक्वल होता है? 6.6 इंटू 10 की पावर -30। ये आपको रिलेशन लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि मैनी टाइम्स द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट इज गिवन इन डी बाई, या आपने कूलम मीटर में निकाल दी, आपको उसको डी बाई में कन्वर्ट करनी है, तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि एक डी बाई कितने कूलम मीटर के इक्वल होता है? 6.6 इंटू 10 की पावर -30, क्योंकि इट्स अ वेरी स्मॉल यूनिट। अब क्वेश्चंस में आते हैं कि अब तो मैम हमारे एग्जाम्स हैं, गॉन आर द डेज कि जब हम स्टार्टिंग में आए थे, वी हैड अ लॉट ऑफ टाइम, हम 3 दिन लगाएंगे डाइपोल मोमेंट को। हमें बताओ कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। सो देयर आर 2-3 फेमस क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लेट्स कम टू देम एंड विल सी क्वेश्चन पेपर ऑल्सो कि कैसे क्वेश्चन आए होंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि CO2 इज हैविंग पोलर बॉन्ड। अब दिख ही रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो पोलर होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज़्यादा। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से क्या होती है? कम। तो ऑक्सीजन खींच लेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव। कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल। तो वो कह रहे हैं कि CO2 जो कि कार्बन और ऑक्सीजन से बना है, जिसका बॉन्ड पोलर होता है, उसके बावजूद भी इसकी डाइपोल मोमेंट 0 आती है। वाई? आरुष, क्वेश्चन क्या है? CO2 इज हैविंग पोलर बॉन्ड बट उसकी डाइपोल मोमेंट क्या आती है? तो देखो, मैंने अभी बताया था कि डाइपोल मोमेंट सिर्फ स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर है। देखो, अगर स्केलर होती तो CO2 में 2 पोलर बॉन्ड दिख रहे हैं, एक इस साइड C और O के बीच में, एक इस साइड। अगर तो ये स्केलर क्वांटिटी होती तो दोनों CO की पोलैरिटी ऐड हो जाती, दोनों CO की पोलैरिटी क्या हो जाती? अब वेक्टर होने की वजह से जब तुमने डायरेक्शन देखी कि इस कार्बन और ऑक्सीजन की जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जो भी है उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, तो एरो की डायरेक्शन इस साइड चलेगी। बट इस कार्बन और ऑक्सीजन की जो डाइपोल मोमेंट है पॉजिटिव टू नेगेटिव उस साइड चलेगी। तो एक तरह से 2 बॉन्ड पोलर होने के बावजूद भी एक इस साइड जा रहा है, एक इस साइड। इट इज समथिंग लाइक आई एम स्टैंडिंग इन सेंटर। अगर मुझे कोई इधर से फोर्स लगाएगा और अगर मुझे उतना ही फोर्स अगर उधर से लगाएगा तो ना मैं उधर गिरूंगी ना मैं, क्योंकि दोनों का फोर्स क्या हो जाएगा? कैंसिल। फोर्स इज ऑल्सो अ वेक्टर। ऐसा ही कुछ हुआ, 2 पोलर बॉन्ड्स होने के बावजूद भी एक कार्बन और ऑक्सीजन का पोलर बॉन्ड इस डायरेक्शन में था, एक कार्बन और ऑक्सीजन का पोलर बॉन्ड इस डायरेक्शन में था। तो इसकी डाइपोल मोमेंट और उसकी डाइपोल मोमेंट ऐड नहीं हुई। ऐड तब होती अगर डाइपोल मोमेंट क्या होती? स्केलर क्वांटिटी। बट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि जब आप पोलैरिटी देखते हो तो सिर्फ वैल्यू नहीं निकालते Q इंटू डी, यू ऑल्सो कंसिडर दी डायरेक्शन। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है? फ्रॉम पॉजिटिव टू। तो अगर मैं इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन पूछूंगी तो तुम बोलोगे पॉजिटिव टू नेगेटिव मैम इधर। मैं बोलूंगी फिर व्हाट अबाउट दिस कार्बन और ऑक्सीजन, तो तुम बोलोगे पॉजिटिव टू नेगेटिव उधर। तो दोनों का एरो दिख रहा है तुम्हें इन दी ऑपोजिट, तो विल इट कैंसिल और नॉट? तो अगर कैंसिल करेगा तो 2 डाइपोल मोमेंट होने के बावजूद भी ओवरऑल डाइपोल मोमेंट कितनी आएगी? तो तुमने आंसर क्या देना था अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि ऑल्दो CO2 हैव 2 पोलर बॉन्ड्स बट इन स्पाइट ऑफ दैट इट्स ओवरऑल डाइपोल मोमेंट इज 0 बिकॉज द शेप ऑफ CO2 इज लीनियर। अगर इसकी शेप लीनियर ना होती तो मान लो इसकी शेप बेंट होती, तब भी पॉजिटिव टू नेगेटिव कैंसिल ही ना होती। तो कहने का मतलब है कैंसिल इसलिए भी तो हुई ना कहीं CO2 की शेप क्या आती है? लीनियर। और एक CO बॉन्ड की डाइपोल मोमेंट ने दूसरे CO के डाइपोल मोमेंट को क्या कर दिया? कैंसिल। ये ऑल दीज क्वेश्चंस आर देयर इन योर नोट्स, यू नीड टू रिवाइज देम बिफोर यू गो टू योर एग्जाम। और यहाँ पे दिखाया भी हुआ है कि ओवरऑल डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो एक किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की जो रिजल्टेंट वैल्यू होती है वो कैसे निकालते हैं? u1 स्क्वायर प्लस 2 u1 u2 कॉस ऑफ। अब थीटा की वैल्यू 180 लेंगे क्योंकि दोनों डाइपोल मोमेंट 180 डिग्री पे अलाइंड है, कॉस 180 इज -1। तो करके ओवरऑल डाइपोल मोमेंट कितनी आ जाएगी? बट जिसको ये फॉर्मूला नहीं याद, जिसको वहाँ पे ब्लैंक हो गया, तो सिंपल थ्योरी लिखा ना, द शेप ऑफ CO2 इज लीनियर एंड द 2 डाइपोल मोमेंट्स आर एग्जैक्टली अलाइंड एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री और दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट, सो दे विल कैंसिल ईच अदर गिविंग द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट एज 0।
सोमेश, बेटर यू कम एंड एक्सप्लेन, क्योंकि लगता है आपको ज़्यादा आता है। हाँ जी, एक स्पेशल केस देख लो ऑफ NH3 एंड NF3। ये भी डाइपोल मोमेंट का NCERT में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब NH3 की अगर आपको शेप पता हो, एक लोन पेयर रहता है, 3 हाइड्रोजन, शेप क्या होती है? पिरामिडल। NF3 में भी सेम सिचुएशन है, एक लोन पेयर, 3 फ्लोरीन। अब क्वेश्चन क्या आएगा? बोथ NH3 एंड NF3 हैव पिरामिडल शेप, दोनों की शेप सेम है, एंड फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसकी जो पावर है इलेक्ट्रॉन को ट्रैक करने की सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन पर होगा। उसके बावजूद डाइपोल मोमेंट NF3 की NH3 से कम है। क्वेश्चन इज, ऑल्दो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द होल पीरियोडिक टेबल, देन वाई डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3, जिसमें एक F नहीं, 2 F नहीं, बल्कि कितने F हैं? तो जिसके अंदर 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसकी डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होनी चाहिए थी, जबकि निकली किसके ज़्यादा है? NH3 की। तो इसका कारण देखो। नो डाउट फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एरिक, आई डोंट नो, यू नो, आप पीछे देख रहे हो, मैं देख रही। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं, दूसरा नहीं, कितने हैं? बट डायरेक्शन भी तो मैटर करती है ना। मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे 3 F नेगेटिव हैं, नाइट्रोजन पॉजिटिव होगा? जाहिर सी बात है, अगर फ्लोरीन नेगेटिव है तो नाइट्रोजन क्या होगा? तो इसकी डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव, डाउनवर्ड। इसकी भी किस डायरेक्शन में होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इस नाइट्रोजन और फ्लोरीन की भी क्या होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव। और अगर तीनों NF बॉन्ड की डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड 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 है, इन तीनों की जो रिजल्टेंट होगी वो तो अपवर्ड नहीं चली जाएगी ना, वो भी कहाँ होगी? जो इसकी तीनों की प्लस करूंगी वैल्यू, वो भी किस डायरेक्शन में आएगी? और जो नाइट्रोजन की लोन पेयर की डाइपोल मोमेंट है वो अपवर्ड होगी। क्यों? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव है, लोन पेयर के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर पॉजिटिव। तो इसके, अब मुझे एक बात बताओ, 3 NF की डाइपोल मोमेंट डाउनवर्ड, नाइट्रोजन और लोन पेयर की तो अपवर्ड और डाउनवर्ड एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। तो 3 फ्लोरीन होने के बावजूद भी इसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कम क्यों हो गई? इसका आंसर आपने देना था कि नो डाउट देयर आर 3 फ्लोरीन, बट तीनों की डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही थी, और नाइट्रोजन और लोन पेयर की किस डायरेक्शन में जा रही थी? तो अगर आप जितनी मर्जी पावर दिखा दो, आप मुझे एक डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, बट अगर उससे भी स्ट्रॉन्ग पर्सन दूसरी डायरेक्शन में मुझे खींचेगा तो मेरे को ओवरऑल इंपैक्ट फ्लोरीन की तरफ नहीं जाएगा, वो कैंसिल हो रहा है। अब हाइड्रोजन में देख लो, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के कंपैरिजन में पॉजिटिव है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की डाइपोल मोमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगी, ये कहाँ होगी?
क्योंकि डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू, अब कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैम ये क्या कर रहे हो, उस डायग्राम में नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखा रहे थे, इफ डायग्राम में नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिखा रहे। ऑफ कोर्स रिलेटिविटी डिपेंड करता है ना, उस डायग्राम में नाइट्रोजन किससे जुड़ा था, फ्लोरीन, उससे ज्यादा क्या है, नेगेटिव, तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया। बट इफ डायग्राम में नाइट्रोजन किससे जुड़ा है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, तो उसके कंपैरिजन में नाइट्रोजन क्या हो गया, तो उसी डायग्राम में नाइट्रोजन पॉजिटिव था, बट इफ डायग्राम में नाइट्रोजन क्या हो गया, इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी, है ना। अब जैसे मान लो एरिक यहाँ पे चौड़ा हो रहा है, इससे ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन आ जाए, ये डर के अंदर आ जाएगा कि मैम मतलब कि डिपेंड करता है ना कि अगर हमारे से कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हमारे सामने आ जाए तो हम वीक पड़ जाते हैं, और अगर हमारे सामने वीक पर्सनालिटी हो तो हम बोलते हैं कि हाँ, है ना। तो दैट इज द थिंग। तो अब इसमें पॉजिटिव टू नेगेटिव, अपवर्ड अपवर्ड अपवर्ड, और नाइट्रोजन और लोन पेयर की भी कहाँ थी, अपवर्ड। सारी अगर अपवर्ड है तो वो कैंसल, दे विल एड अप, दे विल, तो अगर सारे एड अप होंगे तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट किसकी ज्यादा निकल के आएगी और कम किसकी निकल के आएगी। चलो अब थोड़े भी डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चंस की तरफ नजर मारते हैं, बस नजर। अब मुझे एक भी नहीं दिखेगा जब मैं वो क्वेश्चन पेपर देख रही। हाँ जी, आस्क। हाँ, जो आपको आज भी लिंक आई है, जो तुम्हारे संडे वाले लेक्चर किया जब मोस्टली बच्चे एप्स, क्या जैसे क्वेश्चन है, आउट ऑफ PH3 उन्होंने NH3 की जगह क्या ले लिया, एंड PCl3 विच हैज मोर डाइपोल मोमेंट, PH3, क्योंकि अभी अभी तुमने देखा कि जैसे NH3 में सारी अपवर्ड जा रही थी, PH3 में भी सारी क्या जाएंगी, अपवर्ड, लेकिन PCl3 में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आधी कहाँ चली जाएंगी और आधी कहाँ चली जाएंगी। अब देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन PCl3 और PH3 वाला मैंने नहीं करवाया, बट जिस बच्चे ने NH3 और NF3 का केस अच्छे से समझा है कि NH3 में हाइड्रोजन की अपवर्ड जा रही थी, तो जाहिर सी बात है कि PH3 में भी H है तो उसकी भी कहाँ जा रही होगी, अपवर्ड, तो जिसकी सबकी अपवर्ड जाती है वो एडअप हो जाती है। लेकिन PCl3 में फ्लोरीन नहीं है, बट क्लोरीन भी तो फ्लोरीन की तरह क्या होता है, इलेक्ट्रो, तो फ्लोरीन की अगर डाउनवर्ड जा रही थी तो क्लोरीन वाले की भी आधी कहाँ जा रही होंगी। तो आप देखो यही होता है कि जरूर देखो, दिस इज 11, डोंट एक्सपेक्ट कि जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रही हूँ सेम आएगा, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है कि क्यों NH3 की ज्यादा थी, क्योंकि NH3 की सब बॉन्ड्स की अपवर्ड जा रही थी और लोन पेयर की भी कहाँ जा रही थी, और अगर आप वही कॉन्सेप्ट PH3 में लगाओगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन जो सोचेंगे कि PH3 और PCl3 का केस तो मैम ने नहीं करवाया तो दे विल लीव। तो वही मैं बात बता रही हूँ कि क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट में भी आ सकता है, बट अगर आपने कॉन्सेप्ट सही तो आप सिंपल लिखोगे कि PH3 हैज मोर डाइपोल मोमेंट, एक्सप्लेन इन डिटेल, वही PH3 का डायग्राम बना देना, एक लोन पेयर आ जाएगा, और जैसे मैंने NH3 में 3 की कहाँ बनाई थी, अपवर्ड, और नाइट्रोजन और लोन पेयर की भी कहाँ बनाई थी, अपवर्ड, तो वो अपवर्ड बना देना, लिख देना कि ऑल द बॉन्ड्स हैव डाइपोल मोमेंट इन दी अपवर्ड, सो इट विल एड अप विद द डाइपोल मोमेंट ऑफ phosphorus and lone pair, so the overall dipole moment will get increase, okay। और एक मैंने क्वेश्चन, हाँ ये देखो सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ, सबसे ऊपर पढ़ो, ये पिछला क्वेश्चन पटेल का था, उसमें क्वेश्चन PH3 PCl3, ये दूसरा क्वेश्चन पेपर है, सबसे ऊपर क्वेश्चन पेपर पढ़ना यूवेल, सबसे ऊपर का क्वेश्चन, आउट ऑफ NH3 एंड विच हैज, दिख नहीं रहा क्या, अच्छा ओ सॉरी, मेरे को उसमें दिख रहा है तो मुझे लग रहा है उसमें भी दिख, ये एक लाइट चला दो यार, एक चला दो। चलो देखो सबसे ऊपर क्वेश्चन क्या है, विच आउट ऑफ NH3 एंड, अभी करवाया आपने प्रॉपर, अगर आप सच में देखोगे अगर नोट्स में लिखा है या नहीं तो NCERT में प्रॉपर डायग्राम बना के ऐसे वाले क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड हैं उनको तो इतने अच्छे से करके जाओ
कि अगर पेपर थोड़ा आउट ऑफ द ट्रैक आ गया तो जो क्वेश्चन आपका सेम आएगा वो आप इतना अच्छा अटेम्प्ट करोगे कि दूसरे वाले में भी आपके मार्क्स उतने टीचर डिडक्ट नहीं करेंगे। अब जो ये क्वेश्चन NH3 NF3 वाले प्रिडिक्टेबल हैं कि आने ही आने हैं, वो भी आप अच्छे से नहीं करके गए, और थोड़ा सा पेपर जो आउट ऑफ द ट्रैक आ गया वो भी अच्छा नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। लाइट्स ऑन कर दो। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CH4। CH4 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3 sp2 या sp? देख बच्चे ने sp टिक किया हुआ, मेरी गलती थोड़ा है। CH4 में कार्बन सारे क्या बना रहा है? सिंगल। तो कार्बन जब चारों सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp कैसे हो सकती है? sp3। और वैसे भी CH4 तो मीथेन है। मीथेन तो अब आपका कितना जाना पहचाना सा मॉलिक्यूल है, यू नो। मीथेन इथेन में क्या होती है? sp3। अब जिसका भी क्वेश्चन पेपर उसने टिक क्या किया हुआ है, और फिर बच्चे बोलेंगे कि मैम हमें पेपर हमारा गलत हो गया, तो तुम्हारी गलती है ना, बच्चे ही गलत होते हैं वो क्या? हाँ ये मुक्कत का क्वेश्चन पेपर है, इसमें भी अच्छा ये दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 9। लाइट ऑफ करना। आपको बेंजीन के साथ एक बॉन्ड X बनाया हुआ है, उसकी डाइपोल मोमेंट कितनी दी हुई है? 1.5 d बाई। अभी बताया था ना डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है? d बाई। 1 d बाई इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 की पावर -30 कूलम मीटर। उसको छोड़ो, एक चला दो यार। यार तुमने पढ़ना है या यही देखना है? अब दिख रहा है क्वेश्चन? कर दे बंद। ये कह रहे हैं कि एक बेंजीन, ये मुक्कत का देखो, ये MCQ का लेवल मुक्कत वालों का टफ आता है। उन्होंने आपको एक बेंजीन के साथ एक X बॉन्ड बनाया हुआ है, उसकी डाइपोल मोमेंट कितनी दी हुई है? 1 और पूछ रहे हैं कि एक बेंजीन जिसके साथ 1x 2x 3x 4x आ गए, इसकी डाइपोल मोमेंट बताओ। निकाल सकते हो? देखो इसकी और इसकी तो कैंसिल ही हो जाएगी। जो x एकदम ऊपर लगा हुआ है और एक x बिल्कुल, वो तो एक दूसरे को बिल्कुल क्या कर देगी, है ना। एक x की आपको 1.5 दी हुई है, अब एक x इधर 1.5 है, एक x इधर भी क्या है। अब दोनों का आप सिंपली 1.5 प्लस 1.5 ऐड नहीं कर सकते। इसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कॉस ऑफ। μ1 की वैल्यू भी 1.5 लेनी है, μ2 की वैल्यू भी क्या लेनी है? 1 बट दोनों x के बीच में एंगल कितना दिख रहा है? एक इधर, ये तो बनता है 60, ये बनता है 180। इन दोनों के बीच में एंगल कितना दिख रहा है? अरे ये है ना शेप, इसकी डाइपोल मोमेंट निकाली है, इसकी 1.5 है, इसकी भी 1.5, इसकी भी 1. ये तो एक दूसरे को क्या कर रही है, तो इसको तो लेने की जरूरत ही। ओवरऑल डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए μ1 स्क्वायर, ये μ1 हो गया, ये क्या हो गया μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कॉस ऑफ। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना दिख रहा है? पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लो, 60 नहीं दिख रहा, 90 से कम है यार। सिमेट्री के हिसाब से तो 90 होगा या 60 होगा या 180 होगा। अब तुम देखो ना कि इधर जा रहा है, टोटल एंगल कितना होता है? 360। तो 60 प्लस 60 90। तो यहाँ से सोच, तो दिस इज अ लेवल। आप देख लो कि MCQ क्वेश्चन है ना। आप एक काम करो, चारों चैप्टर्स के ना मैं आपको MCQ अलग अलग भेज दूंगी, क्योंकि MCQ अलग से आप पढ़ के जाओगे तभी आपके होंगे, नहीं तो नहीं होंगे।
अब मेरा कौन सा टॉपिक रह गया, सिर्फ हाइड्रोजन। अब आपका चैप्टर 4 का टेस्ट मैं ले रही हूँ सैटरडे या संडे, इन दोनों में से एक बता दो। आज तो वेडनेसडे है। एमओटी रिवाइज करा दी, कल मैंने आपको वेस्पर थ्योरी करा दी, आज डाइपोल मोमेंट हो गई है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और रेजोनेंस, वो कल 10 मिनट में करा दूंगी। तो सैटरडे लूँ या टेस्ट संडे? संडे टेस्ट है, और मैं आज आपको इस चैप्टर के सारे क्या भेज दूंगी, एमसीक्यूज, और इसके अलावा ये जो क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं वो भी रिवाइज करो, ठीक है। लाइट्स ऑन, थैंक यू। एरिक, ये सारी आवाज़ आपकी रिकॉर्ड, इसको बंद करो। कहाँ पूरी?